everyone. My name is Dr. Komal Goyal, and I welcome you all to the first episode of our podcast in PhD Dairies playlist. Dr. Komal Kumar is the guest of today's session. He is an assistant professor from Geetam University, Hyderabad. Prior to that, he did his PhD from BITS Pilani Hyderabad campus in the field of quantum information theory. Before that, he did his MSc and BSc honors in the field of mathematics from University of Delhi, and he completed all his schooling from Scenic School. In this podcast today, we are going to discuss that what is the role of the university in a PhD degree? Do we always prefer IITs, NITs, or can we see or take a chance to get enrolled in a PhD degree from a private university? अदर देन दैट हम देखेंगे कि पीएचडी जर्नी में स्टेबिलिटी और पेशेंस का क्या रोल रहता है. हम ये देखेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट द सुपरवाइजर इज विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर कोमल कुमार पर्सपेक्टिव. सुपरवाइजर का क्या रोल रहता है. एंड लास्टली वी आर गोइंग टू सी दैट एट अ क्रिस्प लेवल दैट इट only about the journey, it's not about the destination. Ultimately you will get PhD done in one day, but if you miss the journey, the crisp of the journey, then I guess you lost a lot of things during the PhD journey. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे अपने PhD जर्नी के बारे में बताइए. एज वी ऑल नो कि आपने PhD जो है वो बिट्स पिलानी से की है फ्रॉम हैदराबाद कैंपस. आपके चैलेंजेस क्या थे, आपके अचीवमेंट्स क्या रही, एंड सम यूरेका मोमेंट्स इफ यू फील सम, सो टेल अस अबाउट दैट. Okay, so first of all, I would like to introduce myself. So my name is कोमल कुमार. अभी मैं गीतम यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस में फुल टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. So now like I want to share my experience during my PhD. So the most important thing was that in the PhD कि when I joined as a PhD scholar in Department of Mathematics, BITS Pilani हैदराबाद कैंपस, उसमें क्या था कि जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च था ना, I was not aware of the first word of that area, like quantum Q. I was not, but at last I was able to finish my PhD with good publication in the reputed journal. एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे सुपरवाइजर वाज वेरी सपोर्टिव. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज थ्रू आउट माई PhD आई वाज वेरी पेशेंट. लाइक कि मुझे कि परेशान होना किसी को देख के कि कई लोगों का PhD बहुत जल्दी 3 साल में हो जाता था, पेपर फर्स्ट 6 मंथ में आ जाता था. ट्रू. सो उस टाइम में मैं अपने आप को बहुत ही स्टेबल रखना मतलब चाहता था, और मैं थ्रू आउट मैं अपने आप को बहुत ही काम, कूल और स्टेबल रखा. वो प्रॉब्लम्स होता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन भी आता है, बट आप नो डाउट हर स्टूडेंट को मिनिमाइज करना चाहिए. हाँ, जो इंटेंस जो पेशेंस वर्ड है ना, वो हम PhD में ही सीखते हैं कि हाउ मच पेशेंस अ पर्सन कैन हैव. वो हम PhD में देख लेते हैं कि भाई हमारा पेशेंस लेवल क्या है. यस है ना. तो वो एक चीज होती है PhD जर्नी में. मतलब मुझे ऐसा लगता है नॉट ओनली प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत होती है ड्यूरिंग दिस जर्नी. दिस इज नॉट जस्ट अ डिग्री कि आप ये बोलो कि हमने एक डिग्री ले ली, नहीं. हाँ, ये सही बोल रही हो, क्योंकि PhD ना हमें ओवरऑल डेवलपमेंट को मोल्ड करता है. वो PhD का जो जर्नी होता है ना, वो हमको एक मतलब ग्रूम करके लीडरशिप क्वालिटीज इम्बाइव करता है कि कैसे हमको अपने लाइफ में लीड करना है. नो डाउट. अच्छा, जैसा कि आपने बोला कि आपकी जर्नी काफी अच्छी रही, यू वर सो स्टेबल, तो एनी अचीवमेंट विच यू रिमेम्बर नाउ कि भाई ये तो बहुत बढ़िया किया था मैंने, वो दिन तो मुझे आज भी याद है मेरी PhD जर्नी का. हाँ, मतलब PhD जर्नी में जो एक अचीवमेंट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी, जैसे डिपार्टमेंट में या यूनिवर्सिटी में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता था, जैसे मान लो आप कि हम लोग स्टार्ट किए थे PhD फेस्ट, दैट वाज यूनिक विद इन ऑल द कैंपसेज ऑफ बिट्स पिलानी. सो वी वर द फर्स्ट कैंपस among the BITS Pilani campus. We started this initiative for PhD student. So I was actively involved in that.
like so I think that was my one best thing apart from this research and academia. एंड उस टाइम सारे को मतलब फ्रॉम डिफरेंट डोमेन स्टूडेंट को कोऑर्डिनेट करना, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और उसको सक्सेसफुली पहला जो एडिशन कंप्लीट करना, हाँ लीड करना, वो मेरे लिए एक मतलब अच्छा अनुभव था अदर देन दिस रिसर्च एंड एकेडमिया। और अभी वो चल रहा है, अभी वो चल रहा है। या वी गॉट फंड फ्रॉम AGSRD यूनिवर्सिटी। हाँ, so that was, now it is recognized like for UG and PG there is a fest in every university. So similarly in BITS Pilani Hyderabad campus we have this fest for PhD scholar. So मुझे very nice यार, very nice. हाँ, and it's quite innovative also because there is no term called PhD fest. We have never heard it, so it is yes. very new. तो मुझे ऐसा लगता है कि PhD में सिर्फ PhD नहीं करना चाहिए, अदर देन PhD वन हैज टू डू एवरीथिंग। लाइक आई विल सजेस्ट कि भाई एंजॉय करो, दोस्तों के साथ रहो और साइड बाय साइड PhD करना चाहिए। तो थ्रू में PhD दिस थिंग आई ऑब्जर्व दैट ओनली 5 to 10% दैट हेल्प्स फर्दर इन लाइक प्रोफेशनल लाइफ। अदर देन दैट हमें पढ़ना पड़ता है बुक को, फिर जाके क्लास में उसको डिलीवर करना होता है। नथिंग, आई थिंक PhD इज ए डिग्री, बट अदर देन दैट वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स, वी हैव टू स्टे विथ आवर फ्रेंड। सो मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। PhD एक्चुअली इट्स अबाउट, हाँ, it's about journey, it's not about destination. One day you will get your PhD degree, that is not an issue. Few days earlier, few days later, that doesn't make any difference. Ultimately everyone has that same scenario कि भैया आपकी सारी formalities हो जाएंगी, but if you are not enjoying that process, तो you are missing something very crucial. Yes. और ये PhD जो है ना, ये this PhD is different, totally different from BSc and MSc. BSc MSc में क्या होता है ना कि हम क्लास जाते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट कम होता है, टाइम स्पेंड कम करते हैं, बट एट द सेम टाइम इन PhD हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने PhD स्कॉलर जो कलीग फेलोमेट्स के साथ। तो एक अलग तरह का बॉन्ड बन जाता है। तो मुझे लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स, हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ही मतलब इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता, नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, आपका सिनेरियो मतलब व्हाट इज योर फीलिंग व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट पेपर पब्लिश्ड? इट इज समथिंग वेरी स्पेशल। वी ऑल नो कि कितने अप्स एंड डाउन्स के बाद एक पेपर आता है। हाँ, मैं आपको पेपर के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। मेरा फर्स्ट पेपर ना, फर्स्ट थिंग इन 27 days माय पेपर गॉट पब्लिश्ड। उस पब्लिकेशन में, दैट इज फिजिकल रिव्यू ए अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, my guide, a very good journal. Yes, very good journal. It has many paper in that, but that was the first paper that got published in within 25 to 30 days, and that was like I cannot express that thing. It was very like enjoyable moment for me. हाँ, ओवरवेलमिंग, मतलब ऐसा लगता है कि यार अपन ने इतनी मेहनत की, अब उसका फल मिल रहा है। और मेरा जो फर्स्ट पेपर था ना, वो हमको बहुत एज देता है। कहीं भी जब हम इंटरव्यू दिए, लेटर ऑन आई लाइक रियलाइज्ड that paper gave me a lot of age to me in various interview, various interaction, various conferences. So it will always have upper age. Edge in what sense? मतलब जब भी आप इंटरव्यू में जाते थे, you have other good publications also. I have gone through your profile. सारे papers अच्छे हैं, तो in what sense it has given you that edge? Actually, you are saying compared to other paper, that paper has although all paper is good, all papers are that good. Paper and that journal also high makes a huge difference. Yes. That very difference. Very renowned journal in the field. So that was that is very happiest moment in my PhD journey. अच्छा, आपने अभी बोला कि supervisor plays a very crucial role in the PhD journey.
What do you think is the role of your supervisor, and any special moment of your supervisor with you wanted to share with us? See, supervisor play a significant role in students scholars life, and I have many such moment with my supervisor. First thing I would like to tell that my supervisor never scolded me in this 4 to 5 year. He never, that means a lot. he I never can shouted at me. He was like very nice person. He's very every supervisor is good. Same like you. Like you are a very calm person. I know you in real life also. I think you hardly get any anger issues or something. मतलब कभी आपको गुस्सा नहीं आया? I have never seen you angry. हाँ, गुस्सा आता है, but I never argue with any. Express. हाँ, you never argue. गुस्सा थोड़ा ही आता है, मतलब मैं आई अवॉइड लाइक इस सिचुएशन में आने नहीं देता हूँ अपने लाइफ में. मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल को हमेशा उसके रिएक्शन पे कंट्रोल होना चाहिए. दैट इज विद इन आवर रीच. अगर हम अपने उस नर्व को कंट्रोल करके रखें ना एट दैट मोमेंट, आई थिंक वी विल एवरीवन विल हैव ए डिफरेंट एक्सपीरियंस. उन्हें बाद में हमें समझ में आता है कि उस मोमेंट पे हमको रिएक्ट नहीं करना था, बस 1 to 2 मिनट और 5 मिनट. हाँ, इफ यू कंट्रोल इन दैट मोमेंट ना तो फिर सब सही हो जाता है. हाँ, तो हम आपको वो एक मोमेंट की वजह सुपरवाइजर के बारे में बता रहे हैं. तो सुपरवाइजर का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लाइक व्हेन आई इंटर्ड इन बिट्स एज ए PhD स्कॉलर, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ना वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन नहीं आता था. मतलब बस वो रट लिए थे, एग्जाम देते थे DU में, मार्क्स अच्छा आ जाता था, बट खुश रहते थे. हाँ, वो समझ में नहीं आता था. वो मतलब ना मुझे ना PhD मेरा जब फिनिश होने लगा, जब हम आई क्रॉस्ड हाफ PhD पीरियड 2.5 ईयर, तब जब मैं पढ़ता था मुझे समझ में आया अच्छा ऐसा होता है. सो वन चीजें दिखने लग गई. Yes. So one thing it convinced me कि it never matter when you start. मतलब आप जब स्टार्ट करती हो ना तभी लाइफ शुरू. तभी सही है. हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कोई नहीं जान रहा है तो वो जान नहीं सकता. He or she can know when he they start working. Ultimately they will come to know. So yes. So this thing मतलब मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है, हर कोई कर लेगा. और सुपरवाइजर ना हमेशा मुझे ना मोटिवेट, मतलब ही यूज्ड टू टेल मी कि प्लीज कम एंड present yourself whatever you studied in his cabin. So that was very effective thing, and that I learned from him, and wherever I will go I will implement that thing. That thing, yes. Even मेरे साथ भी ऐसा होता था in our PhD जर्नी, especially in mine. तो होता क्या था कि बाकी सारे गाइड्स के स्कॉलर्स अपने स्कॉलर कैबिन में बैठते थे. My guide used to make me sit in our team कि वो यहाँ बैठे तो हम उनके सामने, जस्ट एक टेबल डिफरेंस होता था. तो इट इज सो इनिशियली आई वॉज फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटिंग कि यार ये क्या है, 9 to 5 यहाँ बैठना पड़ रहा है. कभी आपका मन है काम करने का, कभी नहीं है. समटाइम्स यू आर एट योर पीक प्रोडक्टिविटी, समटाइम नॉट. बट वो अपने सामने ही बिठाते थे. बट आई मतलब दैट थिंग हेल्प मी अलॉट कोमल जी कि अब मेरी, आपको पता है, वर्किंग साइकिल ही 9 hours 8 hours की हो गई. क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया ना, मुझे आदत पड़ गई कि 8 hours का ही काम करना है दिन में. इफ आई नॉट वर्किंग 8 hours ना, तो मुझे लग रहा है आज तो छुट्टी जैसा फील हो रहा है. हाँ, तो दैट थिंग हेल्प मी अलॉट. यस, दैट थिंग हेल्प मी अलॉट. ये चीज है कोमल जी. और नेक्स्ट ये है कि मेरे गाइड ना, मतलब बट हमेशा माय गाइड हैज नेवर स्कॉल्डेड मी. दैट डजंट मीन कि आई वाज नॉट स्केयर्ड ऑफ हिम. दैट साइलेंस इज मोर. सही बात है भाई, डांट लो तो कम से कम ये हो जाए कि हाँ गुस्सा खत्म हो गया, डांट दिया आज तो, आज का खत्म. एंड इफ इज नॉट सेइंग एनीथिंग मींस इट इज मोर डेंजरस. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो कुछ ऐसे चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, होना है जो मेरे गाइड को अच्छा ना लगे. तो मुझे लगता है कि ये चीज हमेशा मुझे एक मतलब स्टॉप करता था कहीं भी कुछ इधर उधर ना करने से.
ना करने से। गाइड रोल इज वेरी सिग्निफिकेंट. क्रुशियल क्रुशियल। अच्छा, आपने ये बोला कि इट्स अबाउट जर्नी, इट इज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन बेसिकली। अल्टीमेटली यू विल गेट योर पीएचडी बट एंजॉय द एवरी मोमेंट यू आर लिविंग। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते थे? मतलब सिंस यू सेड कि यू आर द पार्ट ऑफ big इवेंट्स which is organized in the university in the department like PhD Fest, जैसे कि आपने बताया you are one of the significant pillars of the PhD Fest, और वो हुआ भी फर्स्ट टाइम था, तो there is no direction of course, तो you guys are the building pillars of that event. तो अब जब आप ये काम कर रहे हो तो डोंट यू थिंक कि आप अपना पीएचडी का काम थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हो? और अगर ऐसा है भी तो आप उस चीज से कोप अप कैसे करते थे? हाँ, मैं जैसे इसको ऐसे रखना चाहूँगा. पीएचडी फेस्ट में देयर वेर अदर ऑर्गेनाइजर, दे ऑल्सो प्लेड सिग्निफिकेंट रोल. एंड योर क्वेश्चन इज कि हाउ आई वॉज कॉप ऑफ विथ माई वर्क. सो मुझे ऐसा लगता है ना कोमल जी कि हमें ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, चाहे रिसर्च हो या फिर टीचिंग का एरिया हो. तो मेरा एक हैबिट क्या है ना, मैं उस हैबिट को हमेशा मेंटेन रखता हूँ अभी भी. मैं ना हमेशा अगर मुझे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा, मैं उसको डेली पढ़ता था 15 मिनट 20 मिनट. I never missed that part. Research, if I want to read some new research work, I will do this in step by step. So through you'll make sure कि वो 15 minutes वो रोज निकले. Yes. चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बट वो 15 minutes का स्लॉट जो है वो बुक है. वो बहुत फिजिबल है. आप सोचिए ना कि 15 मिनट 20 मिनट बहुत इजी है करना वो. और मैं जब भी मैं ये करता था तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग करता था, या डिपार्टमेंट से 5-6 बजे आने के बाद मैं आराम से करता था वो 15-20 मिनट. वो हमेशा मुझे इफेक्टिव लगा है. आज भी मैं यूनिवर्सिटी से आता हूँ, लेक्चर अपार्ट फ्रॉम टेकिंग लेक्चर 3 लेक्चर 2 लेक्चर, मैं आता हूँ रूम पे, तो मैं रूम पे पढ़ता हूँ. तो और रिसर्च पेपर भी मैं हमेशा, कोई न्यू पेपर पढ़ना है मुझे तो मैं पढ़ता था उसको सुबह में, मॉर्निंग पीक प्रोडक्टिविटी के टाइम पे जब आपका माइंड एकदम फ्रेश है. यस. कैलकुलेशन मैं वो वर्किंग आवर में करता था. बट मैं दैट वी कैन डू विद फिजी माइंड ऑल्सो ना. अगर हम मतलब मन नहीं है पढ़ने का तो भी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं. बट दैट रीडिंग वाला पार्ट इज वेरी क्रूशियल. सो बट आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि प्लीज रीड, डू रीड. If you will read, then one will come to know about the subject. This reading never ends. If you read, reading never ends. So that part. See, currently I was reading linear algebra. So the book is David Seeley. वो इतना अच्छा बुक है कि मुझे अब समझ में आता है कि भाई ये बुक, और इतना चीज मुझे पता ही नहीं था. तो इतना इंटरेस्टिंग है ना पढ़ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है. मतलब 15 सेम. मतलब मेरा तो अभी हो गया, आप मानोगे नहीं. प्रीवियसली आई यूज्ड टू स्टडी विद नोट्स, लाइक जैसे कि अपन नेट की प्रिपरेशन करें, जेआरएफ की, तो ऐसा लगता था कि यार ऑर्गेनाइज स्टडी करो, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एम ओरिएंटेड नोट्स होते हैं वो पढ़ने चाहिए. नाउ माय फोकस इज कंप्लीटली शिफ्टेड. मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्यों किसी की वीडियोस देखनी है, क्यों किसी के वीडियो लेक्चर सुनने, आप बुक लो और स्टार्ट हो जाओ. सही बोल रही हो. इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल. मतलब आप एक दो मतलब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर वही मूवी वाला सिनेरियो रहता है, आपको थोड़ा बिल्डअप करने में जरूर टाइम लगता है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, बट वंस द स्टोरी स्टार्टिंग ना, तो फिर भाई गेम चेंजर है. और एक बार जब आपको इंटरेस्ट आया ना, तो मैंने अपने ऊपर ये चीज आजमाई हुई है कि आप जब तक बुक कंप्लीट नहीं होगी ना, आप उसको छोड़ोगे नहीं. हाँ, और मुझे लगता है कि ना कोई भी चीज हम पढ़ते हैं उसको रिपीट करना चाहिए. जैसे मेरा क्या फंडा है कि मैं अगर एक यूनिट पढ़ लिया, within that unit I only study that one subsection in one day. Again next day one section. तो ऐसे हम एक वीक में एक सेक्शन चैप्टर को फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद रिवाइज करते हैं इन बिटवीन, देखते रहते हैं कि यार कुछ मिस तो नहीं हो रहा, कुछ भूल तो नहीं रहे. तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसर्च में भी स्टूडेंट को या किसी स्कॉलर को ये चीज़ों को फॉलो करना चाहिए. मतलब इट मे बी डिफरेंट, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बट इट वॉज वेरी इफेक्टिव टू मी. मैं आपको बताऊं, मुझे पूरा पीएचडी में कभी स्ट्रेस नहीं हुआ.
हाँ। फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, बाद में जब मैं इंटरव्यू वगैरह दे रहा था तो मुझे लगा कि कॉल नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा लगता था, जो हम आपसे भी शेयर किए थे। लेकिन जो हम्म। इंटेंसिटी था स्टेबिलिटी का मेरे लाइफ में, वो हमेशा ज़्यादा रहा है। पॉजिटिविटी का कंपेरेटिव टू द फेलो स्टूडेंट्स या फेलो स्कॉलर्स, अ, वो ज्यादा परेशान होते हैं। नहीं नहीं, मुझे मतलब मैं उन चीज़ों को नहीं देखता हूँ। मैं अपने में हम्म। कंपेयर करता हूँ खुद से कि मेरे हम्म। अंदर जो निगेटिविटी है, उसका जो हम्म। डोमिनेंस है, वो हमेशा 10% रहा है कंपेयर टू पॉजिटिविटी। मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का डोमिनेंस हमेशा 80 टू 90% रखा हूँ। तो मुझे लगता है कि ट्रू वो ट्रू ट्रू। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज कि पीएचडी जर्नी का ना रोल पर्सन की पर्सनैलिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है, हाउ यू सी थिंग्स। इफ अ पर्सन विद ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी ना, तो जो जिसको हमेशा आदत है ना पॉजिटिव देखने की, तो उसके लिए जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है। इफ अ पर्सन इज लाइक कि जिसको सिर्फ नेगेटिव ही दिखता है और प्लस पीएचडी जर्नी जैसी वो डिग्री कर रहा है, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये जर्नी तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटिंग है, प्लस आप भी नेगेटिविटी के डोमिनेंस में हो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। यस। सो तो पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। हाँ, सही बोल रही हो। एग्जैक्टली exactly। और ये माइंडसेट जो बोलते हैं ना, पॉजिटिव माइंडसेट, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब मुझे इसका तो इम्पैक्ट अब पता समझ में आता है बहुत चीज़ें, क्योंकि मैं बच्चे, आप भी असिस्टेंट है। प्रोफेसर साथ हो, में। मैं भी हाँ। हूँ, तो मैं तो, आपको तो ज़्यादा अनुभव है, 1 साल पहले से आप पढ़ा रही हो। मैं जी जी। इस 3 महीने में मुझे ये समझ में आया कि वो पॉजिटिव माइंडसेट का जो इम्पैक्ट है ना, बहुत ज़्यादा होता है पर्सनल लाइफ में। वो आपको डेविएशन से रोकता है। आप डेडिएशन सोचो ना कि स्टेबिलिटी ये लेके आता माइंड, है बेसिकली। हाँ, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जरा सोच के देखो कि हम यहाँ से थिंकिंग स्टार्ट होता है, और हम यहाँ से ही अगर निगेटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे, तो इसके नीचे जितने थॉट प्रोसेस, जो एग्जीक्यूशन होगा, बोलने का, सब नेगेटिव। देखने का, लिखने का, इसका थॉट का इम्पैक्ट इस एग्जीक्यूशन पे पड़ता है, आपका और मेरा, किसी यस। का भी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं, थॉट तो यहाँ से निकलता है, अगर निगेटिव माइंडसेट के साथ हम चल रहे हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं आई से, जो बोल रहे हैं अपने माउथ से, जो सुन रहे हैं, जो लिख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हर जगह पे दिखेगा। वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। ट्रू ट्रू ट्रू। अब वो दिखता भी है, मतलब कोई भी इंसान देख सकता है अपने बिहेवियर में इंस्टेंटली। आप पॉजिटिव सोच रखोगे ना, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दिखेगी अपने अराउंड। आप नेगेटिव माइंडसेट से रहोगे, आपको सब नेगेटिव ही लगेंगे। कोई आपका अच्छा भी कर रहा है, आप उसमें भी गलत ही सोचोगे सबके लिए। और मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, क्योंकि उस टाइम ये समझ में नहीं आता है, जब हम स्टूडेंट होते हैं, जब पीएचडी स्कॉलर होते हैं, तो उस टाइम ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, ये खुद मेरे को उतना समझ में नहीं आता था। लेकिन मेरा एक फंडा है कि मैं अब सब कुछ में पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ। मुझे एक होप रहता है कि भाई देखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आगे जो होगा देखा जाएगा। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर। प्रेजेंट ट्रू। हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक पॉजिटिविटी के साथ बिंदास जो जिंदगी बोलते हैं ना, कि क्या ही मतलब उतना टेंशन लेना, अपने साइड से एफर्ट देना है। लेकिन मुझे लगता है, जैसे कोई पूछ सकता है कि भाई अभी ज्ञान दे रहे हो कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि तुम्हारा हो गया है, ये हो गया है, हाँ हाँ। ये दिस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, कि लोग पूछ सकता है। और क्यों? क्योंकि उस टाइम इतना चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आता था कि भाई पॉजिटिव रहने का फ़ायदा क्या है, लेकिन फिर भी हम एक होप के साथ पॉजिटिव रहते थे। क्योंकि होता अगर था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोच रहा हूँ कि अरे यार मेरा पेपर नहीं आ रहा है, दूसरे का पेपर आ रहा है, तो क्या होगा, और मेरा सिचुएशन खराब होता जा रहा है ना, हम्म। इरिटेशन होगा आप जिंदगी अपना में। 100% से काम नहीं कर पाओगे ना। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो उस चीज से, यू आर नॉट एंजॉइंग दैट पार्ट की नहीं नहीं काम करना है विद हाई प्रोडक्टिविटी और अच्छा पेपर पब्लिश करना है। नहीं, अब तो बस पेपर पब्लिश करना है, अच्छा नहीं करना, बस पेपर पब्लिश करना है। तो मुझे लगता है कि अच्छा, हाँ, नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट आई वुड आस्क इज कि आपकी जो पीएचडी है, अभी आपने स्टार्ट किया कि दैट डे यू एंटर्ड इन पीएचडी, यू डोंट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर रिसर्च टॉपिक क्वांटम।
यस क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी में अपनी पीएचडी की है। द डे यू एंटर्ड यू डोंट नो कि क्वांटम में ही बेसिकली क्या होता है। तो आई जस्ट वांटेड यू टू इंट्रोड्यूस अबाउट क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी या क्वांटम वर्ड के बारे में टू द ऑडियंस इन अ लेमन लैंग्वेज की, जैसे मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग कि क्वांटम क्या होता है। तो इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस टू अ पर्सन कि भाई क्वांटम ये है, मैं इस स्ट्रीम में काम करता हूँ, तो व्हाट यू कैन एक्सप्लेन। मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल डिस्कशन जस्ट आई विल टेल यू कि मैं बताना चाहूँगा कि क्वांटम इंफॉर्मेशन अभी बहुत इमर्जिंग टॉपिक है अराउंड द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है ना, जनरली देयर आर वेरियस सब डोमेन विद इन दैट। बिगर अम्ब्रेला है। हाँ, इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दे कैन वर्क इन दिस एरिया। So my specific area is mathematical aspect of quantum information theory. Like entropy पे मैं वर्क करता था। Generally my work is mathematical, theoretical, theorems देना ये वो। तो क्वांटम में क्या है कि थोड़ा सा इसका जो मेरा एरिया है वो थोड़ा यूजफुल है इन सम क्वांटम कम्युनिकेशन। ओके। So any resource, anything that is useful for any quantum communication, we say that that thing or that state is resource because that is useful. So मेरा study was around that. So अब फिर से क्वेश्चन पे आता है कि स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं पता था, बट मुझे ऐसा लगता है कि apart going into this research area, I will tell you here that कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पीएचडी करने के लिए आया था, मुझे कोई भी एरिया दे दिया जाता मैं कर लेता उसको। तो मुझे, क्योंकि मैं आगे का नहीं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि आई हैव टू गिव 100%। आई एक्सेप्ट दैट देयर आर वेरियस अदर फैक्टर दैट प्लेज रोल, बट एट द सेम टाइम मैं आया हूँ, मैं एडमिशन लिया हूँ, तो वो मेरा डिसीजन है। No one forced me to take that place. So मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को बिना कुछ सोचे हुए, ज़्यादा इधर उधर सोचे हुए एफर्ट देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आउटपुट दिखता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद। ट्रू। ऑनेस्टी के साथ एफर्ट देंगे ना, वो 100% डैम श्योर, ये श्योर है कि आउटपुट दिखेगा। मतलब यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजन ना। Nobody forced you, nobody told you कि भाई PhD करो। Now if you're doing it, तो अपने आप पे विश्वास रखो and make sure it will work in your favor। और it will। आप थोड़ा सा काम करोगे, आपको ज्यादा दिखेगा। Just stability and patience is the key। अगर आप क्विट नहीं करते हो ना किसी चीज को, तो वो सक्सीड हो ही जाती है। We are the live examples of it। Yes, We are the live। अच्छा। One thing I बोलिए। do there कि जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो हम तो एक ही कॉलेज से किया, बट हमारा सेक्शन अलग था। तो एक मैम थी, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो बोले कि तुम कैसे आ गए हो बीएससी करने। हम बोले क्या पढ़ाती थी? मैम तो एमएससी में थी, वो डिफरेंस फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाती थी। हाँ, उसका नाम आपको, वो आई थी। हाँ, वो डेटा एनालिस्ट थी, वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने आई थी। हाँ, एमएससी। और ग्रेजुएशन में कोई सर थे या फिर 12th में थे, मुझे याद नहीं है। तो वो बोले थे कि तुम कैसे आ गए, कैसे पढ़ने आ गए। मुझे ना तभी भी, उस टाइम भी, 12th क्लास में भी और ग्रेजुएशन में भी मुझे ऐसे लगता था कि मेरा फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं कर सकता, और कोई मुझे बोल के ये भी नहीं बता सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। हाँ, What is this? फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ कि मुझे उस टाइम भी यही लगता था कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम जो चाहें तो कर सकते हैं। और आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एमएससी में भी वो मैम बोली थी कि यू गॉट वेरी लेस मार्क्स, तो हम बोले नहीं मैम, मुझे लगता है कि हो जाएगा, आगे पीएचडी करूँगा, हो जाएगा। मैं उस सर और या मैडम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरा बोलने का people see you from different perspective। मतलब they can't figure out कि भाई आपकी कैपेबिलिटीज क्या है until and unless you limit yourself। Yes। तो मुझे लगता है ना, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो किसी में, जैसे बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी पढ़ा हूँ 12th में, तो देयर वर 2 टाइप ऑफ जीन, एक इनहेरिटेड, एक एक्वायर्ड। तो
तो जैसे कुछ स्टूडेंट होता है ना, बोलता है अरे यार ही इज मल्टी, मतलब वो बचपन से ही टैलेंटेड है, कोई एक्वायर करता है। तो मुझे लगता है ना कि किसी न किसी इंस्टेंट पे, या तो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में उसका स्कूलिंग अच्छा हुआ होगा, इसीलिए उसको 10 आते आते 12th में हम उसको बोलते हैं सो कॉल्ड सोसाइटी या टीचर या जो भी, हम बोलते हैं अरे वो तो बहुत टैलेंटेड है, मतलब वो जो उसको बनाया गया है एट सम स्टेज, प्रीवियस स्टेज। यस यस, मतलब हम ये नहीं देखते हैं कि वो उसका स्कूलिंग अच्छा जगह से हुआ था और हमारा भी कुछ ना कुछ कमी रह गया होगा। तो मैं इस लॉजिक में, मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं है, सब कोई, हर कोई पढ़ता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे और पढ़ते पढ़ते वो हो जाता है, हो जाता है। मुझे ऐसा फील हुआ है कि व्हेन आई इंटर्ड इन सैनिक स्कूल इन क्लास 6, सो माय बैकग्राउंड इज टोटली फ्रॉम विलेज। मुझे इंग्लिश का वर्ड, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं क्लास 6 तक इंग्लिश कभी पढ़ा ही नहीं। बताइए। और नाउ यू आर इनटू अ सैनिक स्कूल एंड यू हैव टू फेस ऑल द स्टूडेंट्स ओवर देयर, है ना? सैनिक स्कूल में क्लास 6 में गया तो वहाँ सब कुछ CBSE वो मीडियम था, वहाँ इंग्लिश में पढ़ना था। आप बिलीव नहीं करोगी, एक बुक, एक डिक्शनरी आता था, मैं उसमें से मतलब जो जो यूज करने वाले वर्ड्स थे मैं उसको बेसिक देखता था और गेस करके ना एग्जाम में क्वेश्चन लिखते थे, आंसर लिखते थे गेस करके, इंग्लिश में कैसे हो सकता। ओह माय गॉड। लेकिन एग्जाम देने से पहले ना बहुत मेहनत किए, वो गोल्डन डिक्शनरी आता था, पॉकेट डिक्शनरी, ये वो बहुत पढ़ते थे इंग्लिश। लेकिन एग्जाम देने के बाद मेरा क्लास में, मेरे सेक्शन में अच्छा रैंक आ गया था, मुझे लगा अरे यार इतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं था। वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना उस टाइम पर, नोबडी कैन बीट दैट। अब तो अपने आप में प्रूफ हो जाता है कि भाई अपन कुछ भी कर सकते हैं, नोबडी कैन स्टॉप अस। हाँ हाँ यस, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कोमल जी, मुझे लगता है ना जो भी आपके ऑडियंस होंगे या कोई PhD स्कॉलर जो स्ट्रगल कर रहा है कहीं भी, मेरा बोलने का मतलब उसके लिए है, मतलब क्योंकि मैं भी स्ट्रगल करके आया हूँ, आप भी स्ट्रगल करके आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि एक इंडिविजुअल को बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, कॉन्फिडेंटली। जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, बिना हार्डवर्क का ये चीज़ अच्छा नहीं है। हम हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं, दैट इज यूजलेस। मुझे लगता है कि एवरी इंडिविजुअल को एफर्ट देना चाहिए ऑनेस्टी के साथ अपने वर्क में जो उसको मिला है। एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में हमको लगता है कि ऑनेस्टी के साथ एफर्ट 100% ट्राई करना चाहिए देने के लिए, कितना हो रहा है कितना, और वो कंसिस्टेंसी के साथ देना चाहिए। रिजल्ट दिखता है एक टाइम के बाद। तो यही सब है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए क्योंकि ज्यादा टाइम। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि अभी आपने मेंशन किया कि यू एंटर्ड इन 6th स्टैंडर्ड इन सैनिक स्कूल, तो since previously आप एक normal school में थे, then you have entered in सैनिक school. So what is the differences in सैनिक school experience versus a normal school? क्योंकि सैनिक school of course एक special school होता है, वहाँ scenarios अलग होते हैं, तो आप अपने सैनिक school के experiences बताइए। Moreover एक admission process का भी क्या scenario होता है वो भी थोड़ा सा share करिए कि अगर किसी को अपने बच्चों को या किसी को भी डालना हो तो कैसे वो जा सकते हैं वहाँ पर। हाँ, मैं सैनिक स्कूल इंटर करने से पहले जो मेरा स्कूल था वो नॉर्मल स्कूल भी नहीं था, कोचिंग जिसको बोलते हैं कोचिंग था। हमारा एडमिशन 5th क्लास में एक गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए, मतलब बच्चा ऐसे, और अनऑफिशियली हम प्रिपेयर कोचिंग में करते थे ताकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं MCQ आते हैं 5th स्टैंडर्ड का, तो और हमारा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में होता था और वहाँ पे सब कुछ डमी स्कूल टाइप का कि बस नाम के लिए स्कूल जा रहे हैं, बाकी हम पढ़ कोचिंग के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, ये हम आपको ऑनेस्टी के साथ बता रहे हैं कि ऐसा हो, हाँ, नहीं ऐसा होना। क्लास 12th में आप देखो, आप ये देखो ना, जेई मेंस एंड एडवांस, कोटा इज द हब जहाँ पे बच्चे IIT जेई मेंस एडवांस की प्रैक्टिस करते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डमी स्कूल, वहाँ पे कोई बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है कोमल जी। वहाँ पर क्या करते हैं, हर किसी बच्चे को, मान लीजिए आपने कोई XYZ इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को डाला वो जेई मेंस की कोचिंग, वो इंस्टीट्यूट वाले ही आपके बच्चे का एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे डमी स्कूल में। अब आपका बच्चा जा तो कोचिंग रहा है
लेकिन जो डमी स्कूल की सारी फॉर्मेलिटीज है, क्लास 11 क्लास 12, वो कोचिंग वाले देख लेंगे। आपके बच्चे को बस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, जेई मेंस में जाना है। तो आप देखोगे कि कोटा में कोई बच्चा बेसिकली स्कूल जाते ही नहीं 11 12 में, वो सिर्फ डमी स्कूल में जाते हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सेम लाइक यू, समथिंग लाइक दैट आई गेस। Yes, it was same like this. So what happened after? So I appeared for this All India Sainik in school entrance. So see, that time 22 school were there, 20 to 20. In each state there were one school. So I think in some state there that time there were no Sainik school. So total 22 school. So I applied for Sainik school Tilaiya Kodarma in Jharkhand. Okay. I was from Bihar, I am from Bihar, but I applied there. I was not aware that coaching वाला filled that form. भाई वहाँ तुम अप्लाई करो, तुम्हारा वहाँ हो जाएगा। तो क्या होता है ना, सैनिक स्कूल अगर आप अपने स्टेट से हो तो आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख उस टाइम में 70,000 फी था पर एनम, तो अगर मैं झारखंड से होता तो मेरे को सिर्फ 20 to 25,000 लगता। ओह हाँ ओके। बट मैं बिहार से था तो मेरे को सिर्फ सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप मिलता था 12 to 15,000। आई हैड टू पे 60-70,000 पर एनम। अगर मैं बिहार में होता सैनिक स्कूल इन बिहार देर आर 2 सैनिक स्कूल। सो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि भाई क्या हो रहा है, नहीं उस कोचिंग वाले ने फील कर दिया तो वो हो गया। सो व्हेन आई इंटर्ड इन सैनिक स्कूल माई लाइफ चेंज फ्रॉम देयर, माई एवरीथिंग चेंज फ्रॉम देयर। सो यू कैन लाइक वन कैन नॉट इमेजिन कि मैं कहाँ से था और कहाँ चला गया। अगर मुझे लगता है कि मैं अगर सैनिक स्कूल नहीं जाता तो मैं अभी कहीं गांव में कुछ कर रहा होता, मैं यहाँ तो नहीं होता मैं। तो मेरा लाइफ वो, बट वन थिंग इज कॉमन टिल नाउ कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी हार्ड, दिस टाइम ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल को एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि मैं गांव में था, लालटेन होता है ना कोमल जी, वो जिसमें वो ऑयल होता है, तेल डाल के, हाँ, यस यस यस, वो उसमें पढ़ते थे। मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी 2010-12 में आया है, उससे पहले उसमें पढ़ते थे। तो मुझे लगता है कि वो कॉमन चीज़ क्या था, हार्ड वर्क। कोचिंग उस टाइम भी हम 3 बजे सुबह में जग के हिंदी व्याकरण को पढ़ते थे, हिंदी ग्रामर। Oh my God. I was very weak in this हिंदी ग्रामर, but that was part of the syllabus. So मैं क्या करता था ना, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो हिंदी में चलता था, हिंदी मीडियम में, तो उसमें ना 5-5 हम डेली याद करते थे इधर उधर से। तो जब सैनिक स्कूल में आए ना, तो सैनिक स्कूल का अलग ऑरा है, जैसे नवोदय स्कूल हो गया। तो मुझे लगता है कि हम आपके क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, कि बच्चे को, हर पेरेंट्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना कैपेबल है प्राइवेट स्कूल में देने और इन स्कूल में, तो मुझे लगता है हर पेरेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि बच्चे को नवोदय स्कूल में भेजे, सैनिक स्कूल में भेजे। ट्रू ट्रू ट्रू। क्योंकि ये ना कोमल जी बच्चे में एक लीडरशिप क्वालिटी इम्बाइब करता है क्लास 6 से, और वहाँ पे डोमेन ना बच्चे का अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द स्टेट होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ट्रू, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि आपने जो फर्स्ट ब्रिक है वो ही इतनी स्ट्रांग डाल दी कि अब आपकी जो बिल्डिंग बनेगी वो कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल, बिकॉज आप देखो ना, क्लास 5 का बच्चा, इतनी डिस्ट्रैक्शन है आज की डेट में, और अगर वो एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम कंप्लीट करके अपनी प्लेस बनाता है, तो वहीं से उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही हो जाता है कि भाई अपन कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा डिफिकल्ट था जो कि हमने ब्रेक कर लिया। तो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि इंडिया में पीएचडी जो स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स करते हैं, उनके लिए फंडिंग सिनेरियोज बहुत कम है, तो व्हाट इज योर मतलब ओपिनियन ऑन दैट, कि अगर कोई भी न्यू पीएचडी एस्पिरेंट्स है तो हाउ ही और शी शुड टेक द बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटीज जो भी आपके दिमाग में हो, which they can take the benefit of. Yes, so what I think कि when any student is in second year of the MSc, they should start searching, looking for the what are the funding is there for research, or they should try for this CSIR. But if anyone is unable to qualify that,
they should not invest too much time after MSc for preparation and these all things. क्योंकि We are the जितने examples टाइम again. हाँ यस अगर कोई भी 2 साल Sorry. 3 हाँ नहीं नहीं Yes, बोलिए yes. बोलिए सो हाँ मुझे मतलब ऐसा we are the लगता है live examples of that. क्योंकि हाँ we have यस never यस wasted our time. एक भी साल we have हाँ never wasted. We have एग्जैक्टली continuously एग्जैक्टली ठक 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 completed everything. हाँ बट फिर भी कुछ कुछ फंडिंग अपॉर्चुनिटी, एक तो JRF होता है. Now what is the revised stipend they are giving for the initial years? 35,000 rupees. 37,000 प्लस HRA Plus HRA. And then SRS 42,000 प्लस HRA plus HRA. And for GATE qualified students, they are also getting something in monetized form. Same 37 they will get, and it depends on the institute whether they are providing HRA or not. Or not. Yes. What do you think about that JRF वाला part? कि कुछ students PhD join करने से पहले कुछ professors के अंदर as a JRF work करते हैं. हाँ मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल बिट्स में एक लाट्रॉप यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट उस टाइम में आता था, अभी भी आता है। अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया में भी IIT वगैरह कोलैबोरेशन में फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ दे एडवर्टाइज वेरियस कंबाइंड PhD प्रोग्राम प्रोजेक्ट में। Yes, it's IIT दिल्ली. हाँ यस IIT कानपुर है, बिट्स भी है। तो क्या होता है RMIT यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे लगता है यस स्टूडेंट को इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम। अब इसमें जो फेलोशिप है वो इक्विवेलेंट टू CSIR JRF है। आप सोचिए कि कोई बच्चा स्टूडेंट MSc करके 2 साल तैयारी कर रहा है, और अगर उसका इफ दे आर एबल टू मेक इट देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो रहा है सो दे वेस्टेड देयर 2 ईयर। सो क्रूशियल 2 years बेसिकली जो पीक ईयर्स थे देयर करियर के। यस अब ये हमेशा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लाइक इट माइट हैपन कि लोग अच्छे भी करें, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिपरेशन करो MSc 1 MSc सेकेंड ईयर में, और 1 ईयर मैक्सिमम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि गेट वगैरह दे के प्रोजेक्ट वगैरह देख करके एनरोल कर लो। हाँ यस इंडिया में मैं आपको बताऊं आई हैव फेस 20+ इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। मेरे साथ जो एप्लीकेंट थे दे वेयर फ्रॉम Aizer IIT, top IIT, first generation IIT, and they had 3 year 2 year postdoc experience, and I was with them, they were with me at the same level। तो मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन कहाँ से क्या करके आया है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सारे स्टूडेंट को कि भाई तुम ट्राई करो, आप ट्राई करो बेस्ट के लिए। और बेस्ट का डेफिनेशन भी ना रिलेटिव है कोमल जी। पढ़ते हैं ना कि अगर आप XY प्लेन का रेफरेंस चेंज कर दो, ओरिजिन से इधर उधर शिफ्ट कर दो ना, तो सारे चीज़ें चेंज हो जाती है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल स्टूडेंट अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। तो आते हैं ये फेलोशिप वाले पार्ट पे। अगर नहीं हुआ JRF गेट तो स्टूडेंट को जाना चाहिए बिट्स के लिए, जो इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी है, जैसे VIT भी है और शिवनादर है, थापर है, इन सब यूनिवर्सिटी को जाना चाहिए जो प्रोजेक्ट वगैरह पार्ट है। और यहाँ से भी PhD करने के बाद आप अच्छे जगह पे जा सकते हो, पोस्टडॉक कोई कर सकता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जॉब भी कर सकता है। तो हमेशा हमें ओपन रहना चाहिए। हमारा कैपेबिलिटी पे कोई कैप नहीं लगा सकता है अनलेस अंटिल हम खुद अपने कैपेबिलिटी पे कैप ना लगाएंगे तो लिमिट कर दे अपने आप को। हाँ। अच्छा इसी चीज से एक चीज और कि मतलब अगर कोई इंसान PhD कर रहा है, let us hypothetically assume A, B, C, D are 4 students. A did his PhD from, let's say, from a central university, B did from NIT, C from a IIT, and D did from a private university. अब 5 कैरेक्टर मान लेते हैं because C did tier 1 private university, like you said, did Shivnadar, और D ने तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से कर ली like XYZ university. तो what do you think is the difference in that PhD authority or मतलब how people will see from their eyes to those
कोमल जी, मैं अपना स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जी। हम बीएससी किए हैं डीयू से, आप भी किए हो, मैं भी किया हूँ। तो और बिट्स इज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो लोगों के माइंड में रहता है ये चीज़, ये ओबियस है कि सामने वाले के दिमाग में ये चीज़ रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट आवर कंसर्न। अब मैं ट्रू। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अगर कोई पूछे कि भाई तुम क्यों ज्वाइन किए बिट्स, आई कैन नॉट एक्सप्लेन और दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। मुझे उस टाइम बहुत अच्छा बिट्स फेलोशिप दे रहा था और मुझे रिक्वायरमेंट था फेलोशिप का। जब मैं यहाँ पे आया, पढ़ाई वढ़ाई किया, जो भी हुआ, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पे आते हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे। एग्जैक्टली। मतलब आजकल मैंने देखा है, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग गुड इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स आर नॉट इवन एबल टू टेक एडमिशन। उनको लग रहा है कि नहीं भाई, बिट्स में नहीं हो, आईआईटी में नहीं हो रहा तो चाहे बिट्स में हो रहा है, अपन 2 साल खराब करेंगे लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे। अरे यार, तुम अपने आप पे विश्वास रखो, तुम बिट्स में जाओ, ऐसे पेपर्स पब्लिश करो जो आईआईटी वाले बंदे के पास नहीं है। कौन रोक लेगा तुमको? कोई भी नहीं रोक सकता। एज पर मी, मतलब इफ यू हैव गुड रिसर्च पेपर्स, नोबडी कैन स्टॉप यू भाई, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो अच्छा, एक चीज और, हाँ, इसी चीज पर एक चीज और, कि एज यू सेड कि बिट्स यू चूज, एज आई रिमेम्बर्ड, मतलब आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस कि आपने एनआईटी का ऑफर रिजेक्ट करके यू चोज बिट्स ऑफर yes, for a sense of motivation. So, and we are seeing that might be students who get their PhD from NIT, they are not doing that much well the way you are doing. Even our other friends are doing. Pathak ji, he is in IIT, yes. and we are also teaching. So, I just wanted to ask, what makes you motivated towards rejecting our NIT offer and getting our offer, accepting our offer from BITS? हाँ, मैं कोमल जी इसको इस तरीके से रखना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट, उस टाइम मेरा प्रायोरिटी था कि भाई मेरे को फेलोशिप मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, मैं पीएचडी तो रहता है सब्जेक्ट में दे दो। अब जैसे क्या था ना, एनआईटी सिलचर में मुझे 0 फेलोशिप था, वो सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी में मैं भरा था। इवन आई वॉज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इन दैट कैटेगरी वेयर वन कैन गेट द फेलोशिप। अच्छा, okay. I don't know about that. Huh? Because that time I was not qualified the GATE. So there is other category, self-sponsor category. You have to pay everything. You have to pay the fee. You have to pay the everything for. But you will not get anything, money. So मैं ये सोचा कि अरे चलते हैं, कर देते हैं, देखा जाएगा। अब हो गया। हाँ, हो गया। अब जैसे ही मुझे बिट्स मिला, so my priorities was to be independent financially. मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि एनआईटी है कि बिट्स है। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था उतना कि भाई बिट्स का भी है थोड़ा बहुत, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अच्छा कर रहा है। मुझे पैसा दिखा 28,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 32,000, 35, और मैं आ गया। आप बिलीव नहीं करोगी, मेरा वो सबसे बेस्ट डिसीजन था लाइफ का। मैं लाइफ का, यस यस यस, बेस्ट डिसीजन था। नाउ वेयर आई एम वर्किंग, my colleagues are from IIT Kharagpur, IISER Pune, and they have postdoc from Max Planck University, Germany. 5 oh my god, अच्छा, हाँ, they are my colleague right now. तो no difference bro, you both are at same level. सेम yes, और आप सोचो कि मेरे पास तो, हम लोग के पास तो पीएचडी के अलावा कोई डिग्री भी नहीं है, पोस्टडॉक भी नहीं है। नहीं है। सो एक चीज मैं यहाँ पे कन्वे करना चाहूँगा, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने आप को, हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। अभी जो एज है ना, अभी जो एरा चल रहा है, इसमें जो आईआईटी से भी पढ़ के आ रहा है या पीएचडी पोस्टडॉक, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू विद द सेम कंपटीशन। मैं कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप, मैं भी अगर हम प्रिपेयर होके आ रहे हैं तो, और अभी के टाइम में क्या है कि प्रिपरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
अगर हर कोई एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहा है तो मोस्टली ऑल स्टूडेंट विल प्रिपेयर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा। ये दो इम्पॉर्टेंट है, कॉमन है। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होगा, तो वहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो, क्योंकि सारे लोग अच्छे आंसर देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, तो नाउ द इंटरव्यूअर व्हाट दे कैन डू, दे कैन बेस्ड ऑन द डिफरेंट डोमेन और ट्रेड्स दे विल डिफरेंशिएट। तब वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूट रोल प्ले कर सकता है। आई डोंट नो बट आई थिंक मे बी। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई हिंड्रेंस क्रिएट कभी नहीं, रोल प्ले कर सकता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा हो सकता है कि वो देखे और बोले कि हाँ यार ये बंदा अच्छा हो सकता है, ये इंसान अच्छा हो सकता है, मोर स्किल्ड हो सकता है। बट द टाइम यू एंटर्ड इन द रूम एंड यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आई थिंक यू वैनिश ऑल दो सिनेरियोस। आप उस चीज को फेड आउट कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी आंसर गिविंग स्किल से और अपनी नॉलेज से। आई एम थिंकिंग दैट उसका कोई इतना मतलब एक सडन सेकंड्स का थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। यस, आई एग्री विथ यू। अब जैसे उसके बाद अगर सारे बच्चे 2 सब्जेक्ट में compete कर रहे हैं, सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, तो मुझे लगता है तब वहाँ पे ये होता है। इसीलिए मेरा ये पॉइंट बोलने का के पीछे लॉजिक ये था कि भाई अपने आप को थोड़ा लीक से हटा के रखो, मशीन लर्निंग पढ़ो, एआई पढ़ो, इंटरव्यू देने जा रहे हो पीपीटी बनाओ एआई पे, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम ना उस लीक से हट जाते हैं और मेरा जो सिलेक्शन मतलब उस स्टूडेंट का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन है वो हाई हो जाता है। डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा। और अगर कोई भी फर्स्ट टायर सो कॉल्ड अच्छे यूनिवर्सिटी से है और उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है और वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा एज मिलेगा जो सेकेंड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह से थोड़ा अलग सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहा है। ट्रू ट्रू ट्रू, आई एग्री। और इसी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रिसेंटली यू कंप्लीटेड वन कोर्स ऑन डेटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास। So yes. Tell us about that course also, how it helped and what is the role of that course and who should consider that course basically. Basically that course is helpful, that anyone can pursue that course, even those who have completed their class 12 they can opt that course. So if anyone will visit IIT Madras BS Data Science and there they also launched very other courses also, so from there they can know. मुझे लगता है ये बहुत helpful है। जैसे मैं पीएचडी करते हुए ये कोर्स किया फर्स्ट ईयर, फाउंडेशन इन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग एंड समथिंग, आई एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर। सो मुझे लगता है ना कि उसमें क्या था कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स, पाइथन, इंग्लिश, ये कोर्सेज करने के बाद ना जो इम्पॉर्टेंट थिंग है कोमल जी, ये हमें ये सिखाता कि कैसे वर्क बैलेंस करना है। पीएचडी के साथ ये कोर्स जब मैं कंप्लीट किया तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि दैट स्टडिंग वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट कोऑर्डिनेटिंग दिस 2 कोर्सेज वॉज मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब क्योंकि आईआईटी के कोर्सेज ऐसे होते हैं यार, इट रिक्वायर्स योर कंप्लीट डेडिकेशन। आप उसको सेकेंडरी कंसिडर नहीं कर सकते। इफ यू कंसिडर इट सेकेंडरी तो वो फिर रह ही जाएगा। यस, सो वहाँ पे ना वो चीज़, ये चीज़ हम जब हम बोले ना कि आपको कि ये बैलेंस हम दोनों चीज़ कर पा रहे हैं, तो वो एक इंडिविजुअल का टाइम मैनेजमेंट को दर्शाता है कि हम कितना काम करने के लिए कर सकते हैं फ्यूचर में। आपको बिलीव नहीं होगा, रिसेंटली मैं अभी एक और यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ हूँ, वो अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो इंटरव्यूअर आस्क्ड में कि कोमल जी आप बहुत कोर्स किए हैं। हम बोले यस मैं कोर्स किया हूँ आईआईटी मद्रास से। बोला कि तो अगर मैं आपको हम ऑफर करेंगे एमटेक इन सीएसई, यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी में आपको उस कोर्स में इनरोल होना है, आपको एमटेक करना है और साथ साथ आपको टीचिंग भी करना है, तो आर यू कंफर्टेबल? हम बोले यस आई एम टोटली कंफर्टेबल, आई डिड इट। हाँ, देखिए इंटरव्यूअर को कितना अच्छा लगा वो डिग्री, उनको ये समझ में आ गया कि ये बंदा ना मतलब कर सकता है। मेरा कितना ग्रेड आया होगा उस सर्टिफिकेशन कोर्स में, दे डोंट केयर दैट, बट वो जो 1 लाइन था ना, तो उनको ये चीज़ समझ में आया कि ही हेंस प्रूव्ड कि ये ही कैन डू वर्क।
देखिए कोमल जी, आज के समय में ना मतलब मुझे लगता है कि ऐसा एरा चल रहा है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को एक डोमेन में लिमिट नहीं होना चाहिए. वी ट्रू कैन ट्रू नॉट बी एन एक्सपर्ट इन दैट डोमेन. आई एग्री, बट ट्रू एट द सेम टाइम हमें एवरेज मतलब कर सकने वाला एक माइंडसेट होना चाहिए. और जब हम इधर उधर करते रहते हैं ना, कुछ नया हो जाता है और वो हो समझ, जाता हाँ, बाद में समझ में आता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया. ट्रू तो ट्रू 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 तो मुझे लगता है कि इसीलिए ये सर्टिफिकेशन कोर्स एक अलग ही मतलब अनुभव देता है और एक कॉन्फिडेंस देता है. तो ये चीज Acha, recently when searching about you, I saw that you recently enrolled in MSc degree once again है. Yes, from yes. IGNOU. So there is a story What? behind this. I will हाँ, tell you please. short कि मैं ना हर जगह पे जितने सारे यूनिवर्सिटी थे, सारे यूनिवर्सिटी में आई अपेयर्ड फॉर इंटरव्यू इन स्टैटिस्टिक्स, विद इन द Okay. स्टैटिस्टिक्स, इन स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, and the Okay. topic was estimation theory. So Hmm. from day one, I decided that I have to appear in this subject. Why? So the reason is that there is a lot of competition in conventional subject, linear algebra, differential equation, calculus. At the same time, there is very less competition in this subject. Very sharp. So the Yes, problem was true. that, yes. So the problem is that I did not have any statistics degree, Hmm. but in my research, Okay. but in my research area, I gave this qualifying exam in two subjects: stochastic process and statistical inference, Okay. and linear algebra and other subject. So मुझे ना एक इंटरव्यूअर को बताने का एक पॉइंट हो जाता था कि सर मेरा जो रिसर्च एरिया है थोड़ा उसमें प्रोबेबिलिटी का वो है, यूज है. Inference, हाँ. हाँ, और इसीलिए मैं क्वालिफाइंग एग्जाम स्टैटिस्टिक्स में दिया था. सो दैट्स व्हाई now I am working in university, and I have also where I will switch right current in future. So there also I appeared for interview in statistical inference. So मेरे दिमाग में आया कि भाई मेरे को पढ़ाना तो यही सब्जेक्ट है, मैथ्स तो मुझे इसमें डिग्री क्यों न ले लो? तो इग्नू से मैं एमएससी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में इनरोल हो गया हूँ. अब जैसे ही ये डिग्री कंप्लीट होगा, आप छोड़ो कंप्लीट होने का तो बात छोड़ दो, अब मैं अपने सीवी में लिखूंगा कि भाई सीवे एमएससी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में इनरोल हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा क्वालिफाइंग डिग्री में ये था. यू विल नॉट बिलीव कोमल जी, आई हैव अप्लाइड इन गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी, एज ए फॉर अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इन स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस. with that degree, with the basis of that degree. हाँ, मतलब you can show it ना कि I have a official degree, मतलब I am enrolling although, but एक ना एक दिन complete कर लूंगा तो हो ही जाएगा. हाँ, मतलब मैं तो उतना नहीं सोचा हूँ, और वो दैट विल नॉट प्ले ए रोल राइट नाउ. बट आप सोचो कि मैं मतलब वन कैन थिंक कि भाई ये बंदा मतलब स्टैटिस्टिक्स में, मैं खुद ही मतलब, अब कोई ना बोल सकता है कि भाई तू मैथ्स में किया है तो तुम स्टैट्स में. मैं बोला भाई देखते हैं, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी आया है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि स्टैट्स में पीएचडी होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए. True. तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ. अब क्या होगा कि मैं जब इंटरव्यू देने, वो सी इफ दे विल सेलेक्ट मी फॉर द इंटरव्यू, आई विल टेल देम कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये होगा तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम. क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, नेक्स्ट आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि यू डिड योर as we did our BSc MSc in mathematics from DU. हाँ, So share about your journey in Delhi University also, how it has played any मतलब significant role in your life. DU ने क्या changes किए life में? yes. See कोमल जी, I am very grateful to Delhi University. This is the Me too. whatever. Me too. Yes, as we are from same university, so I think DU played a major role. Significant role. The curriculum of DU is significant. I think there Very, is very no best. university
and DU is unique type of institutions. आप सोचिए कि उस टाइम में वहाँ पे हम लोग को 5 से 6 क्लास डेली होता था. उसके अलावा फेस्ट में बहुत सारे कॉलेजेस फेस्ट हम उसमें रहते थे. DU का पॉलिटिक्स. तो just one can imagine about a student and he or she is involved at 3 different places: academic, politics and this cultural events. Yes. मैनेजमेंट. तो उसके अंदर तो वो सारे क्वालिटी आ रहा है ना. उसके बाद कितने सारे स्टूडेंट थे जो IIT जैम और अच्छा एग्जाम को क्वालिफाई करता है. तो मुझे लगता है कि ये चीज DU का एक बहुत ही अच्छा रोल है और आज मैं जो भी हूँ DU का उसमें बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है. सिग्निफिकेंट रोल है. ट्रू. मतलब DU एक इंसान की पर्सनैलिटी इनहेंस करके उसमें से जो बेस्ट है ना उसका वो निकाल के दिखा सकता है. इफ यू आर गुड इन पॉलिटिक्स आप उसमें चले जाओ बहुत स्ट्रांगली. भाई DU की पॉलिटिक्स यार वी हैव सीन. अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हो आप उसमें चले जाओ. अगर आप कल्चरल इवेंट्स में अच्छे हो मतलब आई हैव नेवर सीन नुक्कड़ नाटक यार बिफोर DU. मतलब मुझे नहीं पता था नुक्कड़ नाटक जैसा भी समथिंग एग्जिस्टिंग कि भाई आप इतना फन कर सकते हो किसी चीज में और बहुत सारी चीजें. तो मतलब इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है कि एक इंसान को इन एंड ऑल पूरा डेवलप कर देती है DU. हाँ, और दूसरा चीज़ ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में हम हैं तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को एक बेसिक चीज़ें. अब मैं क्लास के बाद कभी नहीं पढ़ता था. आपको बिलीव नहीं होगा कोमल जी, मैं क्लास के बाद DU में, हाँ, लेकिन मैं क्लास में ना वो एक ही कॉपी में सारा चीज़ लिखता था, नोट डाउन करता था. और सुबह में मैं 15 मिनट रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी उसको बस देखता था. मैं पूरा सेमेस्टर के एग्जाम तक मैं ऐसे ही करता था. एग्जाम से 15-20 दिन पहले 4 डेज मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था सारे सब्जेक्ट के लिए और बस मैं उसी को करके जाता था एग्जाम देने. उसके बाद मैं कुछ सोचता नहीं था. मुझे लगता इवन आई रिमेम्बर देयर इज अ गर्ल, इफ यू रिमेम्बर, कौशल थी आपकी क्लास में. हाँ. तो उसकी हमसे काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी. वो एक दिन मुझसे बोलती यार कोमल ये एक लड़का है हमारी क्लास में, कोमल ऑल्सो, ये दूसरा कोमल है यार, ये पेपर में सिर्फ बंदा 1.5 घंटे में पेपर लिख के चले जाता है. 3 घंटे का पेपर ये 1.5 घंटे में कर देता है. इसको कोई मतलब नहीं है. इसको अगर ज्यादा भी आता होगा तो ये पासिंग मार्क्स से ही करके आएगा बस. मैं ये इंसिडेंट बताता हूँ आपको. ये क्या हुआ था मेरा ना, वो फर्स्ट सेमेस्टर में वो एक लीनियर अलजेब्रा कुछ था ना, कुछ फर्स्ट कोर्स होगा. हाँ. तो मैं एग्जाम देने गया, कैलकुलस वगैरह का लिबनीज टेस्ट वगैरह था, मुझे अभी भी याद है. लिप्सिस. हाँ, तो मैं एग्जाम देने गया. वो उसी को देख के बोली होगी क्योंकि उसी में मैं 1.5 घंटे में करके आ गया. मेरा उस सेमेस्टर में बहुत कम मार्क्स आया था, 7 CGPA आया था. मतलब दैट वाज ओके. तो जब नहीं, वो ये कह रही थी यार हम इतना परेशान हो रहे हैं, मैं टीचर से 5-5 मिनट मांग रही हूँ, बेल बज गई है और ये बंदा भाई इसको आता है, मुझे पता है मैंने इसको पढ़ाया है अभी कि इसको आता है और ये फिर भी नहीं लिख रहा. मैं इससे बोल रही हूँ कि तू लिख कर नहीं हो गया मेरा, बस पास का लिख लिया इसने और इसका हो गया. एक्चुअली वो क्या हुआ, तो मैं एग्जाम में लिखा ना, तो मुझे मतलब लिखने के बाद कुछ क्वेश्चंस मेरे को नहीं आए. तो मेरा क्या था ना कि उस एग्जाम तक अरे यार कौन इधर उधर लिखेगा, निकल गए. लेकिन बाद में समझ में आया कि भाई DU में लिख दो थोड़ा कुछ इधर उधर, अगर कुछ नहीं भी आ रहा है अटेम्प्ट करो तो CGPA तो बढ़ना चाहिए ना अपना. इम्प्रूव होती है. ट्रू. अच्छा, एक चीज नाउ आई जस्ट वांट एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. मैं पूरा लाइफ में कभी सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं लिया हूँ. जितनी दे दी तुमने उसी में हम पेपर लिख देंगे एंड वी आर डन. उसमें भी 1-2 पेज रिमेन लेफ्ट हो जाता है और मेरा आंसर हमेशा 5 से 6 लाइन में ही होता है. कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम इतना ही लिखेंगे. हाँ. इतना लिख के हम यहाँ पहुंच गए. सोचो जो जितना लिखते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. योर नॉलेज बेसिकली मेक्स अ सिग्निफिकेंट रोल. You don't have to. You don't have to prove to everyone every time that I owe this, I deserve this. Ultimately, if you are doing it consistently, people will see it. वो results में दिख जाता है कि how much knowledge and skills you have.
Yes. Acha, one thing I just wanted to ask you, like as we discussed so much about you, so you did so great with your own things. So any specific advice which you being a PhD scholar जो आप रह चुके हो, now to you are an assistant professor, you wanted to give a PhD scholar या फिर PhD aspirant कि भाई ये कभी भी अगर आप PhD करना चाह रहे हो तो ये चीज को हमेशा दिमाग में रखना, बस इसको मत छोड़ना, बाकी तो सब मैनेज हो जाएगा. मुझे So that one thing. हाँ, सो आई विल गिव सम एडवाइस कि मुझे लगता है कि पहली जो फर्स्ट स्टेप है कि देखो जस्ट आफ्टर एमएससी सेकेंड सेमेस्टर से सेकेंड ईयर से देखना स्टार्ट कर दो कि कहाँ से क्या करना है. एक सब्जेक्ट एक टॉपिक को स्टिक करो, वहाँ से चूज करो, पिकअप करो, थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बेसिक्स क्या होता है. वंस यू आर इन एनी यूनिवर्सिटी, सो आई विल सजेस्ट कि यू ट्राई फॉर द बेटर गुड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहाँ पे फेलोशिप है. विदाउट डूइंग दिस, विदाउट फेलोशिप और किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है फैमिली में, तो उसको तो बिना फेलोशिप का पीएचडी करना ही नहीं चाहिए. नहीं करनी चाहिए. ट्रू. अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है फैमिली, देन गो फॉर इट. सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो, 8,000 मिलेगा, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो. हाँ, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि भाई यूनिवर्सिटी देखो अपने अकॉर्डिंग, आईआईटी एनआईटी जो भी है. नहीं मिला इधर डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आओ, फेलोशिप अच्छा आ जाओ. हाँ, वहाँ पे देखो कि फैकल्टी का प्रोफाइल क्या है, सब्जेक्ट किसमें कर पा रहे हो. और वंस यू इंटर्ड इनटू द यूनिवर्सिटी, डोंट लुक बैक. अगर लुक बैक करना है 5 महीने 6 महीने में, 2 महीने में करके निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो. दिस टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और वंस यू आर इंटर्ड एंड नाउ यू आर परसुइंग योर पीएचडी, तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट का जो गाइड बोल रहे हैं बेसिक चीज़ करने के लिए, और ख़ास करके इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसका एक एडवांटेज बताता हूँ जो कहीं भी नहीं है. 70% टेंशन सुपरवाइजर को होता है बच्चे को लेके. हमें जितना टेंशन नहीं था कि भाई मेरे को पीएचडी करना था, मेरे सुपरवाइजर को होगा कि भाई मेरे को इसको पीएचडी कराना है. इसको निकालो भाई, ये रोज आ जाता है सुबह बैग लेके कि सर कुछ नहीं हो रहा है, इससे काम कराओ और इसको भेजो. हाँ, तो मुझे लगता है कि जहाँ भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है वहाँ पे गाइड को फॉलो करो और पढ़ाई करो पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ. और बेसिक जो रिसर्च लिटरेचर सर्वे है, जो प्रीलिमिनरीज होता है पेपर में या बैकग्राउंड होता है, उसको पढ़ना चाहिए, तो हो जाता है आगे. मुझे लगता है हो जाता है. ट्रू. तो नाउ नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क यू इज लाइक, कोमल जी एक चीज और ऐड करना चाहूँगा. ऑलवेज ट्राई टू बी, मतलब मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अच्छे लोगों के सर्कल में रहो. व्हेन आई से अच्छे लोग, दैट डजंट मीन कि और लोग बुरे हैं और बैड पीपल, नो. क्योंकि वो अपना ट्यूनिंग नहीं बैठता है ना. सो नेवर एवर आर्ग्यू विथ एनीवन, क्योंकि उससे पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं. और स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है. अगर लगे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, घर चले जाओ, अपने फैमिली से बात करो, फ्रेंड्स बनाओ अच्छे, मतलब लाइफ में, और ऐसे फ्रेंड्स बनाओ कि जिसको तुम सब कुछ बोल पाए. ट्रू ट्रू ट्रू, नो डाउट. फ्रेंड्स प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अ पर्सन्स लाइफ. अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आई थिंक 50% ऑफ योर लाइफ इज कम्प्लीटली सॉर्टेड. आई रिमेम्बर दैट डे व्हेन वी बोथ थ्री सिलेक्टेड इन वीआईटी, और आप दोनों को सर ने चूज कर लिया था, एंड ही सेड कि नहीं मैं इस लड़की को नहीं लूंगा अंडर माय सुपरविजन. एंड वी ऑल थ्री आर लाइक इन अ कॉन्फ्रेंस कॉल विद सर, और आप दोनों सर को डरा रहे हो कि यार हम या तो इसको भी ले लो या हम दोनों भी चले जाएंगे, फिर हम भी नहीं करेंगे आपके अंदर, हम भी नया गाइड ढूंढ लेंगे. एंड ही वाज सो स्कैर्ड. उन्होंने फिर हम तीनों को ही लिया कि ठीक है तुम तीनों आ जाओ, लेकिन इस आ जाओ, कोई बात नहीं. तो मतलब एक अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना अगर आपके पास, तो आपको अपनी वर्थ पता रहती है. मतलब आप कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होते, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर जो आपको नहीं है अपने अंदर. यस. तो इसीलिए मुझे लगता है कि मतलब फ्रेंड एक दो होना चाहिए लाइफ में, जो मतलब और टाइम, मतलब मुझे लगता है पर्सनली ना
थोड़ा हम्बल होना चाहिए, मतलब पता नहीं ये सब ज्ञान ज्यादा, मुझे लगता है कि ज्ञान किस बात नहीं है। नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं, बट दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। हाँ, हम्म तो हम्बल होना चाहिए, मतलब ये मे बी पीएचडी लेवल पे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं हम्म। अपने लाइफ में ये सब चीज़ों को और ये सारे चीज़ें मुझे लगता है मेरे सुपरवाइज़र से ये बहुत कुछ चीज़ें मैं सीखा हूँ। बहुत कुछ सीखे हैं, तो यस। अच्छा, नेक्स्ट थिंग व्हिच आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस आफ्टर पीएचडी? नाउ वी ऑल आर पीएचडी, we got that respected degree, now we entered in the world where we are going to start working as an assistant professor, or going to join a corporate company, or going to join a postdoc. अब आपको क्या लगता है पीएचडी करने के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है? पीएचडी करने के बाद लाइफ मस्त है। स्टार्टिंग का कुछ दिन ऐसा लगता है कि भाई ये कहाँ आ गए, क्योंकि पीएचडी में क्या होता यस, है, इंडिपेंडेंट लाइफ होता है, वहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि ट्रू। 2 क्लासेस लेने हैं, 3 आवर का क्लास लेना है। तो थोड़ा जो ये ट्रांजिशन होता है इनिशियली, उसमें थोड़ा डिफिकल्टीज फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मस्त लाइफ है इधर। 2-3 क्लास लेने के बाद फ्री रहो, अपने रोटेटिंग वाले चेयर पे बैठ के मजे करो, कॉफी पियो। तो वेरी नाइस, ट्रू। अच्छा, व्हाट आर योर प्लान्स, और यू सी यू योरसेल्फ आफ्टर 5 years? मतलब आपको क्या लगता है कि 5 years में आप कहाँ अपने आप को देख रहे हो? कोमल जी, मैं तो आपको ऑनेस्ट आंसर दूंगा इसका। मैं अपने आप को, मैं बोला ना आपको कि मैं, मतलब आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। मैं मैं कुछ सोचता नहीं हूँ 5 साल बाद, 1 साल बाद, 2-3 साल बाद। 5 साल का तो मैं कभी नहीं सोचता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो करता हूँ वो, मतलब ऑटोमेटिकली 5 साल बाद वो फिगर, मतलब वो होता है, मतलब वो कन्वर्ट होता है। मैं करेंटली परचेंट में सोचता हूँ, जैसे मैं अभी आ गया जिस यूनिवर्सिटी में, मैं यहाँ स्टेबल हो गया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग एवरीवेयर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आई नेवर केयर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अप्लाई हर जगह करता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगी, कोई भी बिलीव नहीं कर सकता, मैं अप्लाई हर जगह करता हूँ, जितने, इवन आई अप्लाइड फॉर आईआईटी। आप सोचो कि मतलब कर रहा हूँ। तो मतलब यस। होना ना होना वो बात की बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो आपके कॉन्फिडेंस को मोल्ड करता है, बिल्डअप करता है। और जब आप इन सब बिल्डअप चीज़ों करता को है। करते हो तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है। क्या पता किसी दिन लक अच्छा हो, लक उसी का अच्छा होता है जो एफर्ट लगाता है। एफर्ट लगाता है, यस यस, ट्रू। क्या पता मैं 1000 एप्लीकेशन कर दूं किसी दिन, मेरा टारगेट है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में होना। मैं जी। अल्टीमेट, आप जो बोल रही है ना 5 साल बाद, यस, सो दिस आफ्टर 3 ईयर और 2 ईयर आई एम वांट टू सी कि मैं गवर्नमेंट में रहूं। नहीं भी रहूंगा गवर्नमेंट में देन रहे। इट्स ओके, आई एम वेरी फाइन वेयर एवर आई एम, बट गवर्नमेंट में रहूंगा, वहां पे अलग बेनिफिट्स हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट जॉब और एनी जॉब, स्टेबल जॉब, मैं साइड से, मतलब कुछ ना कुछ तो सोचता हूँ कि मैं करूँगा, कुछ ना कुछ साइड से, जैसे ट्यूटर का काम करना, ऑनलाइन खुद का कुछ स्टार्ट करना, जैसे आप स्टार्ट किए हो। मे बी मैं सोच रहा था कि आपके साथ ज्वाइन करूँ, आपको कंट्रीब्यूट जी करना जी। आपके इस मुहिम में। तो मे बी साइड से, मोस्ट वेलकम। हाँ, मैं साइड से कर, मोस्ट वेलकम। हाँ यस, हाँ, मैं यस, साइड सॉरी, से हाँ। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि अब क्या है ना, एकेडमिक्स में आ गया हूँ। एकेडमिया में आने के बाद ना ये करने में थोड़ा मज़ा आता है। वो बोलते हैं ना कि मजबूरी में स्टार्ट किए थे, अब मज़ा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। तो इसीलिए ट्रू ट्रू मैं, ट्रू। मतलब 5 साल बाद ऐसे ही अपने आप को, तो मतलब इस ऐसे ही देखना चाहता हूँ। अच्छा, we'll wind up it with one last question, that अगर आपको ऐसा बोलना हो किसी भी प्रेजेंट पीएचडी स्कॉलर को कि भाई ये 3 स्किल्स आर द मैंडेटरी स्किल्स दैट आज के टाइम पे अगर आपको सरवाइव करना है इन द मार्केट, तो ये आपके अंदर होनी चाहिए, बेसिकली 2 or 3 skills, तो व्हाट आर दोस कोर 2 or 3 skills दैट एवरीवन हु इज अबाउट टू कंप्लीट और डूइंग पीएचडी शुड हैव in order to cope up with the market जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है? मतलब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, एज you said you have given so many interviews, है आई ना? गिव तो मोर आपको एक चीज तो, हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। यस। तो
हाँ, तो उससे ये होता है ना कि वी गॉट इट, हम वो क्रैक कर लेते हैं कि यस नाउ तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क मी, अब मैं उसको बताता हूँ कि वो जो सुनना चाहता है मैं उसको वही बोलूंगा। तो दोस 2 or 3 क्रिस्प स्किल्स डायरेक्टली, जो कि सो दैट अ स्टूडेंट कैन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इनिशियल फेज ऑफ हिज और हर पीएचडी जर्नी, जो लास्ट टाइम पे फिर उसको परेशान ना होना पड़े। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट मैं सजेशन देना चाहूँगा कि पहली जो पॉइंट है, कोई भी अगर पीएचडी स्कॉलर है उसको अपने पीएचडी पे जो बेसिक्स चीज़ें हैं उस पर पढ़ना चाहिए। अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहा है तो उसको करो, और लिटरेचर सर्वे, बेसिक्स जो सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नॉलेज है उसको पढ़ना चाहिए। सेकेंड इज़ दैट कि जब हम 2.5 साल और 2 साल अपने पीएचडी का जर्नी निकल, और ट्यूटोरियल, इफ एनीवन इज गेटिंग चांस टू वर्क एज ए ट्यूटर इन देयर यूनिवर्सिटी, सो दे शुड इट इज वेरी गुड। हाँ, take इट it इज वेरी गुड, seriously यस। because that will help at last in the last। और थर्ड पॉइंट ये है, ये सब एक ही पॉइंट में मान लो, फर्स्ट पॉइंट पे ही, और जो उसी में मैं ऐड करना, जो सेमिनार होता है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल, अब स्किल तो बाद में आता है, पहली बात पॉइंट ये है कि उसमें हमको एक किसी को भी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करके प्रेजेंटेशन देना चाहिए। अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो कोई पूछ रहा है, कोई क्वेश्चंस कर रहा है, तो उसको थोड़ा बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना कि लिटरेचर सर्वे, स्टिक टू सम पेपर, बेसिक्स, और सेमिनार को सीरियसली लेना चाहिए, ये बाद में एड ऑन करता है सारे स्किल्स को। ये बाद में पता चलता है कि भाई इसका इतना इम्पोर्टेंस है। इंटरव्यू में सिर्फ नॉलेज नहीं काम करता है, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। हाउ कॉन्साइजली यू डिलीवर। हाँ, वी डिलीवर। जो थर्ड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, ये सब फर्स्ट पॉइंट पे मान लीजिए। थर्ड पॉइंट, जब 2 साल मेरा निकल जाता है, 2 ईयर ऑफ पीएचडी, हमें ना जो मार्केट में नया ट्रेंडिंग सब कन्वेंशनल सब्जेक्ट और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से अलग होके जिसका अभी नया दौर है ना, उसको आपको स्टूडेंट को इनकलकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें एक्सपर्ट ही होना है, बट कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में अच्छे से बता सकते हैं, तो मेरा क्या था कि मैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में दिया, स्टैटिस्टिक्स में दिया। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा डिफरेंशियल में देता, मेरा 200% श्योर था मैं जहाँ आज हूँ वहाँ मेरा नहीं होता, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ा डिमांडिंग सब्जेक्ट देखना चाहिए जहाँ क्राउड कम है। और सिर्फ देखने से नहीं होगा, सेलेक्ट करने से नहीं होगा, ऑनेस्टी के साथ मेहनत करना चाहिए। ये 6 महीना साल भर अगर करेंगे तो एक्सपर्टीजमेंट अपने आप आ जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि जब हम लास्ट के 6 मंथ 1 साल में आते हैं, पॉजिटिविटी के साथ रहिए और अप्लाई एवरीवेयर, गिव मोर देन 20 इंटरव्यूज, एंड इफ एनीवन इज फेलिंग, दैट डजंट मीन कि हम फेल हो रहे हैं। If we are being like, if anyone is getting failure, that doesn't mean कि he is failing in that subject. No, we are gaining the knowledge, experience. For example, I appeared for 20 interview. I have more than like 150 questions in that subject. मेरे पास कलेक्शन है 150 क्वेश्चंस का। मुझे पता होता है कि इंटरव्यूअर को कैसे घुमाना है अपने अकॉर्डिंग। तो मुझे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये सबके लिए फॉलो होगा, लेकिन दिस आई हैव फॉलोड इन माय होल लाइफ। Okay. So yes. So Komal ji, thank you so much for giving your time to us. It really means a lot. I know how busy schedule you have, but after all this, you managed so much time for us. It really means a lot to us. Thank you so much for being the part of this journey. And of course, this is going to be very special because you are the first guest on our diaries. So it always plays a very special place in our heart कि भाई first पहला पेपर, पहला स्कॉलर, पहला पॉडकास्ट, तो पहला ही होता है। और मेरा भी थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे मौका दिया। और
देखिए ना इन सब चीज़ों के पीछे कितना मेहनत आपकी हो, तो ये मतलब लोग वो नहीं देखता। तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, यू गेव मी दिस प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं मतलब क्या बताऊँ, आई एम वेरी हैप्पी, और हम ऐसे ही मिलते So, रहेंगे। guys, if you're seeing this podcast till now, that means you have listened our entire podcast. Thank you so much for listening the entire podcast. And I think कि अगर आपने यहाँ तक सुना है मतलब आपको PhD जर्नी के काफ़ी इंसाइट्स पता चले होंगे, आपको डिफरेंसेस पता चले होंगे, आपको ये पता चला होगा कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्किल्स जो कि आपको PhD जर्नी के एंड में अपने ऊपर काम करना है, जिनके ऊपर आपको ये पता चला होगा कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द टायर 1 इंस्टीट्यूट्स टू द टायर 2 इंस्टीट्यूट्स. You have come across the role of the stipend and the supervisor during the PhD journey. Now, I wanted you that if you like this video, तो kindly do share it with the needful persons whom you think कि ये podcast काम का है. Moreover, kindly do like, share and comment to those people who you want to listen. तो अगर आप किसी को चाहते हो जिनके बारे में हम पॉडकास्ट करें जिनके साथ, तो आप उसका सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, so that we can request that person and then we can discuss. So thank you so much for listening to the podcast. It's a really pleasure for us. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.